तो कल कश्मीर 370 हटने के बाद यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी की तकरीब मनाएगा, जश्न मनाएगा आज़ादी का। हमेशा से कश्मीर में मनता रहा है, लेकिन अब तक ये होता था। फ़र्क ये आया है कि कौमी परचम तिरंगे के साथ साथ कश्मीरी परचम भी लहराया करता था, क्योंकि दो परचम हुआ करते थे। लेकिन अब कश्मीरी परचम पूरी तरह से खत्म हो गया है 5 अगस्त के बाद, और इन हालात में अब कौमी परचम तिरंगा ही जगह जगह लहराया जाएगा। इंतजाम ये किया गया है कि श्रीनगर के लाल चौक से लेकर के कश्मीर में, श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में, राजधानी में, और कश्मीर के अलग अलग जो जिले हैं वहां भी मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा लहराया जाए। और इसको लेकर के जोशो खरोश भी बहुत है। सुरक्षा के इंतजाम तो हैं। पहले तो ये चर्चा भी चली थी कि वजीर दाखिला अमित शाह खुद लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे। वही लाल चौक है जहां पर कई संगठनों ने, हालांकि 90 की दहाई में एक बार मुरली मनोहर जोशी और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार हुआ करते थे, और इन लोगों ने जाकर के वहां पर तिरंगा लहराया था। जम्मू में बहुत सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन कुछ लोग पहुंचे थे, और इनमें मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी साहब भी थे जिन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया था। उसके बाद बहुत सारी तंजीमों ने भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए उनको रोक दिया जाता था। बलाई इलाकों में पकड़ लिया जाता था, डाउनटाउन तक आने दिया जाता था श्रीनगर में ही, और रोक लिया जाता था। मैं आपसे जानना चाहूंगा शिवदान सिंह साहब, ऐतिहासिक लम्हा, तारीखी लम्हा, लाल चौक पर भी हमारा कौमी परचम शान से लहराएगा, शान से तिरंगा लहराएगा, और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा नहीं है कि नहीं लहराता था। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद क्या बदलाव, और इसको देखते हुए जिस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, कैसा आप एक आप खुद सिक्योरिटी में रहे हैं, आपने उन लम्हों को, उन हालात को बहुत करीब से देखा है, कई बार कुछ मजबूरियां। आज पूरा कश्मीर जो अब तक की शांति जो अभी हुई है कश्मीर में 5 अगस्त से लेकर के अब तक जो शांत चल रहा है कश्मीर, ये गवाह है कि कश्मीर की जो आवाम है वो इस बदलाव से बहुत खुश है। और जो 5 अगस्त को जो निर्णय लिया गया है, जब उसकी सब बातें खोल खोल के पूरे सबको बताई गई हैं कि भाई आपके विकास के लिए सब कदम उठाए गए हैं, और जो पहले कश्मीर के जो लोग छोटे मोटे कामों में से गुजारा करते थे, टूरिस्ट की सेवा करके, टैक्सियां चला करके, या उनके छोटा मोटा होटलों में काम करके, उससे ऊपर उठ के आज वो इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। अब तक केवल पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में केवल 2 केंद्रीय संस्थान हैं, एक HMT है, एक टेलीफोन की कंपनी है। वो भी 1990 के बाद में उनके अंदर प्रोडक्शन गिर चुका है, और वो भी बंद होने के कगार पर है। तो इस वक्त उनके यहां पर कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं था जिससे कि आम आदमी को रोजगार मिल सके। अभी उनको पता लगा है कि उनको भी रोजगार मिलेगा, उनमें उत्साह है। और देखिए लाल चौक जो कश्मीर का है, वो एक दिल्ली के लाल किले की तरह अहमियत रखता है कश्मीरियों के लिए। वही मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था सर, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था जाएगा कि लाल चौक जाने वालों को किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी उस वक्त ये हवाला दिया जाता था ना कि माहौल खराब हो जाएगा, माहौल खराब। देखिए ऐसा है जी, जब आम आदमी वहां खुश है इस बदलाव से, और मीडिया ने उनको खोलकर समझा दिया है कि आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले तो मीडिया रेस्ट्रिक्टेड था, पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिव था, मगर कुछ दिन से पाकिस्तान का सोशल मीडिया को जब से ब्रेक लगा है, अब उनको असलियत पता लगने लगी है इंडियन मीडिया से कि हमारे लिए क्या होने वाला है। तो आप देखिए कल को वहां के लाल चौक पर उसी शान से झंडा लहराया जाएगा जैसे दिल्ली के लाल किले पर लहराया जाएगा, और पूरा कश्मीर ये सिद्ध कर देगा दुनिया को कि हम भारत के इस फैसले से बहुत खुश हैं और हम विकास चाहते हैं। मतलब हम ये अब कह सकते हैं कि लाल किले से लाल चौक तक हिंदुस्तान ताकत में है, एक है, और अब आगे भी बढ़ना है। ये खुल के कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ये न कहे कि यहां से पता चल रहा है, वहां से पता चल रहा है। हमारे वजीर दाखिला संसद में कह रहे हैं, संजय के चड्ढा साहब, दबी छिपी बात नहीं है, ये खुल के कहा जा रहा है। और आप देखिए, अगर लाल चौक पर जब तिरंगा कल लहराएगा, और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जगह जगह जहां पर कभी नहीं लहराने दिया जाता था, या अलहदगी पसंदों का डर दिखा करके कि हाय तौबा हो जाएगा, हाय माहौल खराब हो जाएगा कह करके पत्थरबाज निकल आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके हवाला ये दिया जाता था ना, इंतजामिया कहती थी भाई रहने दीजिए, ठीक है अभी चलने दीजिए, है ना। अब ये सब मामला रहा नहीं है। तो कल तो सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान अपने बाल नोच लेंगे, कपड़े फाड़ लेंगे। मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो खुलेआम जिहाद की धमकी दे रहा है उनके लिए क्या बोले, उनके लिए ऐसी लफ्ज बोल सकते हैं। अब कोई सम्मान और उसकी बात ही नहीं रह गई। जो खुलेआम
जिहाद की धमकी दे रहे हैं, उनसे उनके लिए क्या बोले, उनके लिए क्या बोले? और वहां का मीडिया जिस तरह से हमारे लीडरान और के बारे में प्रोपेगेंडा करता है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कह रहे जी। उनको हम अब क्या है कि कोई आदमी अगर अपनी उस पे आ जाए और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे तो हम लोगों को तो संयम बरतना पड़ेगा। वो मूर्ख है, मेरा मानना ऐसा है। देखिए बागलकोट वाली जो बात करी और ये तमाम चीजें, कोई उनको गाइड ही नहीं कर रहा, बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल की तरह चलते चले जा रहे हैं। तो एक तमाचा होगा, ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है कि जब वो देखेंगे कि किस तरीके से न केवल लाल चौक पे बल्कि पूरे कश्मीर के हर जिले के हेडक्वार्टर पे, हर जगह पे, हर असेंबली पे, कल जब हर गांव में, हर गांव कस्बे में जब तिरंगा लहराएगा तो वो एक एक तमाचा होगा इन दोनों पाकिस्तानी हस्तियों का, चाहे वो अलवी साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के। ये एक बहुत बहुत अहम कदम उठा है। इस कदम में इस वक्त हम लोग भी अपनी पूरी ताकत लगा के इस चीज को देखेंगे कि ऐसा हो। इसको कोई नहीं रोक सकता और इसमें किसी तरह की अगर अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता रुकने रुकाने का सर। कोई ऐसी हिंदुस्तान की एक रियासत है, यूनियन टेरिटरी है और वहां पर बाकायदा तिरंगा लहराया जाएगा। मेरा वही विशाल जी सवाल था कि 5 तारीख के बाद से चीजें बदल चुकी है तिरंगों को लेकर के ना, जो हम भी कई बार मन महसूस के रह जाते थे, सर भी जानते होंगे, शिवदान जी भी, कि कैसे चाह कर भी नहीं हो पाती थी कई बार कुछ चीजें। और हमारी ही इंतजामिया सिक्योरिटी फोर्सेज हवाला विशाल जी यही देती थी ना कि भाई माहौल बिगड़ेगा, माहौल को कंट्रोल में रखना है। अब तो वो सब बातें रही नहीं। किसके लिए माहौल बिगड़ा? अब तो जो बिगाड़ेगा वो मारा जाएगा या फिर अंदर जाएगा जी। देखिए इमरान भाई, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 14 तारीख है और कल 13 तारीख को ही मैडम भीखा जी कामा, जिन्होंने जर्मनी में पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा फहराया था, उनका जन्मदिन था जी। और कल 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगा ही तिरंगा होगा। और इतिहास हो चुका है अब जो कश्मीर 4 अगस्त तक हुआ करता था। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये भली भांति समझना होगा कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और दूसरी तरफ ये जो कहा जाता था कि नहीं, सुरक्षा कारणों से आप नहीं कर सकते, ऐसा कई बार प्रयास हुआ, लोगों ने रोका, ये सिर्फ और सिर्फ अलगाववादी तत्वों के द्वारा किया जाता था। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि ये मामला सुलझे। बार बार मैं लगातार ट्वीट सुन रहा हूं, मैं लगातार न्यूज सुन रहा हूं, 370 370 370। मैं कहता हूं सब इतने पढ़े लिखे हैं, संविधान की उस हेडिंग पर लिखा हुआ है ट्रांजिएंट, आप ट्रांजिशनल, सर खौफ का आलम क्या था? नहीं, टेम्पोररी एंड प्रोविजनल। अरे कमबख्त मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि उस प्रोविजनल का रास्ता सोल्यूशन कभी होगा कि नहीं होगा। 1965 में क्या लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में चीजें बदलाव हुआ 370 में कि नहीं हुआ? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री का नाम बदला गया, वजीर का नाम बदला गया। आप हमें बताइए कि पहली बार तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इतना हाय तौबा किस बात का, जब वो ऑलरेडी हमारा इंटीग्रल पार्ट था। तो आज हमने उस विशेष प्रावधान को अलग कर दिया, सिंपल। अब ये लेकिन जानते हैं, सारे ये जितनी बातें हो रही हैं, इन सब के दिमाग भारत सरकार ने ठीक किया, इन सबको नजरबंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि बोलते तो अनर्गल बोलते, अनावश्यक बोलते और अलगाववादी बातें करते, जिससे जो हमारी युवा है, जो ऑलरेडी गुमराह थी, पत्थर मारती थी, जिसको 500 रुपये दिए जाते थे पत्थर मारने के लिए, वो और गुमराह होती। आज आप ओवैसी जी का नाम स्पीच सुने, शर्म आती है ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर कि जो खड़े होकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि ये भारत का मुस्लिम है, केवल कश्मीर का ही मुस्लिम नहीं है जिसने इस सरकार को वोट दिया है। तो ये अल्पसंख्यकों की जो बार बार पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी का नतीजा है। आज आप उनका स्पीच सुनिए, आज आप जिस हैदराबाद को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस हैदराबाद के रजाकारों ने क्या हालत की थी। बिल्कुल, वहां भी भूल जाते हैं इस बात को। वहां भी ये सारी चीजें होती है अलगाववाद की, लेकिन कंट्रोल कर लिया गया था। भूल जाते हैं, ये नासूर बना हुआ था 70 सालों से। सहप्रस्तों के दम पर स्पीच देता है। आ रहा हूं आपके पास सर, आ रहा हूं आपके पास। और हमेशा यही कहा जाता था, हमेशा यही बोला जाता था कि वहां की मेन स्ट्रीम पार्टियां सरकारों में रहती थी,
चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, उस वक्त गवर्नर भी जो हुआ करते थे, आप बख्शी स्टेडियम में फहरा दीजिए, लाल चौक में मत हिम्मत कीजिए, माहौल खराब हो जाए। माहौल खराब हो किस जाए। बात का? बख्शी स्टेडियम में तिरंगा हर साल फहर रहा है श्रीनगर में, लेकिन लाल चौक आने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कल वो दिन आएगा कि लाल चौक पर भी तिरंगा शान से लहर जाएगा। ये मोदी दौर है, यहां चीजें बदल चुकी है। इस पर और तो इमरान का दर्द बालाकोट को लेकर के इमरान खान खुद घिर गए। अपने ही आप कह दिया कि हिंदुस्तान बालाकोट से भी बड़ा हमला करने वाला है। आज उनका यौम आज़ादी था और उन्होंने मकबूजा कश्मीर में आकर के आज स्पीच दी, सारा वहीं पर केंद्रित किया अपना ध्यान दिखाने के लिए दुनिया को। लेकिन दुनिया देखने को खाली नहीं है, आपको सुनने को खाली नहीं है, आपको कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सब कह चुके हैं वो अपना इंडिया का अपना मामला, आप जानिए आपका काम। उनके खुद के फॉरेन मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हम हार गए, हम थक गए, कोई साथ ही नहीं दे रहा हमारा, और कोई हमें हार पहनाने के लिए खड़ा भी नहीं होगा। तो उनको अपनी जद्दोजहद करने दीजिए और वो करते रहेंगे, क्योंकि उनकी आवाम को बरगलाने का उनके पास इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। लेकिन विवेकानंद नरताम जी, हमारे यहाँ की सियासी पार्टियों का रुख तो हमने अभी देख ही लिया, और मेरा आपसे भी यही सवाल है कि हालत ये थी हमारी सियासी पार्टियों की भी, कश्मीरी सियासी जमातों के साथ जिन्होंने सरकारें चलाई, और वहां की जो मेन स्ट्रीम अपने आप को पार्टी कहती, जिनके लोग अभी अभी अंदर हैं, सब नजरबंद हैं, जो अभी एकाएक अलगाववादी भाषा बोलने लगे थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, सब अभी नजरबंद हैं। इनके होते हुए भी बख्शी स्टेडियम में तिरंगा लहरा सका, कभी लाल चौक पर नहीं लहरा पाया। अब हम उम्मीद करते हैं कि कल से हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। हाँ इमरान जी, देखिए ये जो सियासी पार्टियां, एक तो भारत की जो सो कॉल्ड मेनलैंड की पार्टियां जो है कांग्रेस और कम्युनिस्ट प्रायः, और दूसरी जो कश्मीरी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। अब इन दो पार्टियों के डिफरेंस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये जो किस चीज को लेकर विरोध हो रहा है इस निर्णय का, कह रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ है, डेमोक्रेटिक राइट्स को सप्रेस किया गया है। डिसीजन तो अच्छा है, लेकिन ये ऐसे नहीं, उनको सबको लेकर के साथ में लेकर के कंसेंट लेकर के ये सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता था। मुझे बताइए 70 साल में इतना कंसेंट लेने की हमने प्रोसेस शुरू करी, तो क्या हासिल हुआ उसका? अल्टीमेटली कभी कभी राष्ट्रीय जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती है, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इस सरकार ने, मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में वो कर दिखाया, इसलिए वो लाख लाख बधाइयों के पात्र है। अब दूसरी बात देखिए, नहीं सर एक मिनट, हाँ अब देखिए कि ये इनका लॉकडाउन, अब बताइएगा कि कांग्रेस ने जब अफजल गुरु को जब फांसी दी जा रही थी तो वहां पर जबरदस्त लॉकडाउन हुआ था, पंछी भी नहीं उड़ा था वहां पर, तब के लॉकडाउन की क्या बात हुई? अब और जिससे तेलंगाना का विभाजन हो रहा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तब कौन सी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया गया था? तो तब इनकी बात नहीं होती। ये जो इस प्रकार के जो ड्यूअल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हॉलो है, जबकि बाकी के जो नेता है, सिंधिया जी, देवराज जी और बाकी करण सिंह साहब तक के लोगों ने सही पोजीशन लिए। दूसरी बात कम्युनिस्टों की, कम्युनिस्टों का एक हमेशा इंटरनेशनल एजेंडा रहा है, अगर भारत में क्रांति लानी है तो समाज हमेशा टुकड़ों में बटा रहे, हमेशा एक विभाजन का माहौल बना रहे, असंतोष का माहौल बना रहे, तो उस असंतोष की पीठ पर बैठ करके, उस पर सवार होकर के हम यहां पर क्रांति लाएंगे और यहां की व्यवस्था को हम एक अस्थिर बनाएंगे। और आप देखिएगा कि 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, इन लोगों ने चाइना के साथ अपनी पोजीशन जाहिर की थी, और इसलिए देखेंगे, और आप देखिए कि 2004 में इनका जब इलेक्शन होता तो 64 इनकी सीटें थी। भारत के पक्ष में न्यूक्लियर डील हो रहा था भारत के हित के लिए, इन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद में देखिए इनकी ढलान कैसे हुई है, खत्म, रिड्यूस हो चुके हैं। अब दूसरी बात है कम्युनिस्ट, ये जो कश्मीरी पार्टीज की, आप देखिए कि दर्द कैसे नहीं होगा लोगों के लिए, जो इतना सारा पैसा आ रहा है, इतने समय से आ रहा है, आपने मस्त मजे लुटे हैं, आपने शानो शौकत और इस प्रकार से आपने जीवन जिया है, वो सब कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवी नगर, नई लीडरशिप आएगी, इसलिए जो है इनका दर्द है, तो समझने की, इसलिए उसमें कोई आश्चर्य हमें नहीं होना चाहिए। मैं विशाल भाई ने जो अभी बात कही, उसके कंटिन्यूएशन में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत अहम है और बहुत राइटली प्रेजेंट करी। वो ये है कि देखिए पिछले 70 सालों में, जैसे कि 65 में बहुत अहम, कई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के साथ इस 370 को बहुत धूमिल किया गया है, बहुत दबाया गया है। और
अगर हम ये इसको ऐसे पेश करें कि ये उसी का कंटिन्यूएशन है, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा, कोई आग लग गई, ये हमको बताना है। लेकिन पाकिस्तान के पेट में इतना दर्द क्यों रहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में आकर के अपना यौम आजादी मना रहे हैं? देखिए, वहां से धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के पेट में तो दर्द होगा ही, अचानक क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। स्पेशली पीओके में आके जो मनाया है इन्होंने, ये वो दिखाने के लिए, हमारे वाले कश्मीर को दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ इतने कंसर्न हैं कि हम यहाँ आकर के अपना आजादी मना रहे हैं। कश्मीर को बचाने की चिंता है, या अपने कश्मीर को बचाने की चिंता है, डर है। और एक महत्वपूर्ण बात है इमरान जी, ये वो है कि अभी जब विकास की धाराएं कश्मीर में बहने लगेगी, अब भारत के कश्मीर में जो बहने लगेगी, उसको लेकर के वहां पर भी उनकी चेतनाएं जागृत हो उठेगी, और विकास को लेकर के उनकी जब एस्पिरेशंस बढ़ेगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, उसको फुलफिल करने में पाकिस्तान तो बिल्कुल सफल है नहीं। एक और अब देखिएगा डाटा मैं देना चाहता हूं, $6 बिलियन के लिए पाकिस्तान ने अपनी फाइनेंशियल कश्मीर में जो मुजाहरे होते हैं उसको मॉर्गेज वहां की फौज उनको जिस तरह से दबाती है, ये डर है, वो भी तस्वीरें डली हुई है, डर है वो। और तो सबके सामने जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पिछले कई 40 सालों से कर रहा था ना, उनके तो स्पेशल बुलेटिन जाते हैं उनके टीवी चैनलों में इंडिया के हवाले से कि कश्मीर में हक के खुद राजी की जद्दोजहद को हिंदुस्तान दबा रहा है। आज भी वो वही बात कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की थी। हिंदुस्तान ने जन्नत बनाने के लिए पहल कर दी। नेताओं की बाइट दिखा रहा था। एक डाटा मैं देना चाहता हूं प्रोग्रेस के ऊपर। जी 2000 देखिए, इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है गूगल पर। 2000 से लेकर 2016 के बीच में सेंट्रल एड जो स्टेट्स गवर्नमेंट को दी जाती है, कश्मीर की जनसंख्या 1% है, मगर उसको पूरी एड का 10% दिया जाता रहा है पूरे 16 साल तक। यूपी की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 13% है, और मगर उसको केवल 8% उसको केवल 8% दिया गया। टोटल 16 साल में 1,83,000 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रांट का कश्मीर को मिला है। जो ये तो फ्यूडल फैमिलीज थी, जो राजनीतिक फैमिलीज थी, विकास नहीं हो पाया। ये पूरा पैसा इन्होंने बांट के आपस में खाया है, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि ना तो वहां सीएजी का ऑडिट था, ना जो भी सेंट्रल के जो भ्रष्टाचार के कानून हैं वो पर लागू थे। इसकी वजह से सेफ बैठे थे। 370 उनको इससे बचा रहा था। इसलिए 370 हटने का सबसे बड़ा इनको दुख ये हो रहा है कि अब इनको हेराफेरी, अपनी फ्यूडल सिस्टम चलाने का, राजनीतिक जागीरदारी करने का मौका खत्म हो रहा है। बिल्कुल। और अब यदि सरकार इनके काले कारनामों का चिट्ठा खोले तो हो सकता है ये सब बातें सामने आ जाए। महबूबा मुफ्ती आखिरी मोमेंट तक कहती रही कि कयामत आ जाएगी अगर आपने छेड़ा तो बारूद फट जाएगा। ईद उल अज़हा भी बड़े शानदार तरीके से हुई। 2.5 लाख जानवर कुर्बानी के लिए भारत सरकार ने फराहम कराए, ताकि एहसास कमतरी ना हो कश्मीरियों को कि हाय हम अकेले रह गए। भारत सरकार ने घर घर सिलेंडर पहुंचाया गाड़ियों से रातों रात, ताकि एहसास कमतरी कश्मीरी भाई बहनों को ना हो कि हाय हम अकेले रह गए। और महबूबा मुफ्ती कहती थी कायम, अब कल यौम आजादी पर जब लोग निकलेंगे कौमी परचम तिरंगा लेकर के, तब तो इधर से उधर तक सदमे ही सदमे हो जाएंगे। काला ही काला दिन होना है, और मेरे ख्याल से रोज काला दिन होना है। सर इमरान भाई, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल पाई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पिछले वर्षों में जहां जम्मू कश्मीर के प्रति व्यक्ति पर भारत सरकार ने 90,000 रुपया खर्च किया, अन्य राज्यों के व्यक्ति पर केवल 4,000 रुपए खर्च हुए। अन्य राज्य कहां खड़े हैं और जम्मू कश्मीर कहां खड़ा है। और तीसरी बात, ये मुफ्ती मोहम्मद जो साहिबा बोल रही थी बारूद फट जाएगा, वो बारूद किसके लिए बोल रही थी आप जानते हैं? वो बारूद, उनका कहना था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का बारूद फट जाए, और क्या, और फट गया। और मैंने आपकी चैनल पे कहा था कि फटेगा बारूद। अब देखना यह था कि फटता किस रूप में है। तो वो पारिवारिक विरासत थी, फ्यूडल सेटअप था, 3 राजनीतिक पार्टियों का परिवारवाद, उनका बारूद फट गया। और रही बात इमरान खान साहब की, तो उनकी चिंता जायज है कि हिंदुस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी ले लेगा। आप देखिएगा कल तो लाल चौक पर झंडा फहरेगा, और इसी बीजेपी सरकार में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हिंदुस्तान और दूसरी बात, इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की थी, सर और वो इंटरनेशनलाइज हो नहीं पाया। शिवदान जी, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं
ये पाकिस्तान ये क्या बम बारूद और गोली की ही जबान समझेगा क्या? आज धमकी भरा लहजा था ना इमरान खान का भी और वहां के सदर का भी, तो ये वो वाली बातें सुनने वाली पार्टी नहीं लग रही है। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान को करीब 15-20 साल पहले ये मुगालता था कि उसके बराबर ताकतवर, उसकी आर्मी के बराबर, क्योंकि उसकी आर्मी ने एक प्रोपेगेंडा अपने कंट्री में फैला रखा था अपनी सुपरमेसी रखने के लिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा पाकिस्तान के अंदर 70% पब्लिक सेक्टर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है। उसकी इनकम जो होती है उस पब्लिक सेक्टर से पाकिस्तान के अंदर, वो आर्मी के अंदर अपने ऐशो आराम पे खर्च की जाती है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आर्मी रूल कर रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी अपना रौब बना के रखती थी कि हमारे से बराबर कोई तगड़ा नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम गोली बारूद और ये सब हम, और उनका ये मुगालता पूरा हुआ अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के आने के बाद, जब इन्होंने तालिबान अमेरिका ने तैयार किए पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में और उनको वहां भेज करके रूसी सेनाओं को वापस भेजाया। रूसी सेनाएं किसी और कारण से वापस गई थी, वो इनके हारने के कारण नहीं गई थी। तो इनको, इनकी पाकिस्तान आर्मी को और महसूस हो गया कि आपका कोई जवाब नहीं है। जब हमने रूसी सेना जैसी सेना को भगा दिया तो इंडियन सेना तो कुछ भी नहीं है। मगर उनको असली पता नहीं था कि रूसी सेना इनके डर के वजह से नहीं गई थी, उनके कोई और कारण थे। और इनको यह पता नहीं कि भारतीय सेना ने तुम्हारे 2 हिस्से 71 में कर चुकी है। और भारतीय सेना एक राजनीतिक नहीं है, भारतीय सेना एक भारतीयता से भरी हुई सेना है, जिसमें हर व्यक्ति भारत का अपने आप को सिपाही समझता है। तो वो अभी तक भारतीय सेना के सामने सफल हुए नहीं है। अब उनको ये महसूस हो गया है कि हमारी अब चलने वाली नहीं है, इसलिए दुनिया भर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जिहाद विहाद की बातें की ये जा समझ रही है। लेना चाहिए कि ये जिस तरह से सऊदी अरब को सुरक्षा के लिए तैयार करने में भूमिका निभाने, वहां सलाहकार बन जाने या वहां की फौज को कुछ अपनी फौज दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देने भर से हिंदुस्तान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक लाइन समझे? बहुत सर मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपसे और गिलगित और बलूचिस्तान को भी बचा लें, वो बहुत बड़ी बात है, तो वो भी हाथ से निकल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जम्मू कश्मीर के हमारे तमाम भाई बहनों को यौम आजादी की दिली मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर के भी हमारे भाई बहनों को यौम आजादी की दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तान की यौम आजादी की जो कल मनाया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला आप भी एक दिन आजाद होंगे और जम्मू कश्मीर का हिस्सा होंगे, जो कि हिंदुस्तान की एक सबसे खूबसूरत रियासत बनने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। हम तमाम लोग ये दुआ करते हैं आपके हक में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में। सर आप देखते रहिए जी सलाम।